हेलो स्टूडेंट्स, निशांत डिजिटल प्लेटफॉर्म में बेटा आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में समकालीन भारत बुक अर्थात भूगोल को पूरा पढ़ लिया था। हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए समकालीन भारत और विश्व के बारे में हम अब पढ़ना शुरू करेंगे और इसी बुक का अर्थात इस बुक को हम इतिहास के नाम से जानते हैं। इस बुक का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जैसा कि आपके सामने है। इधर देखो बेटा, अगर मैं कहता हूं आपसे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो यूरोप एक महाद्वीप है। राष्ट्रवाद का मतलब आप सब जानते हो, देश के प्रति लगन, जज्बा, जुनून, ठीक है ना। इसको बढ़ावा किस प्रकार दिया गया, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार उद्भव हुआ, कैसे कैसे वहां के व्यक्तियों में देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती गई। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में बेटा अलग अलग तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। यूरोप महाद्वीप, इसमें बहुत सारे देश हैं और उन देशों में राष्ट्रवाद का उदय का अलग अलग तरीका रहा है। ठीक है, इसी चैप्टर में उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि बेटा आपके सामने लिखा हुआ है राष्ट्र, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं अर्नेस्ट रेनन, ये इतिहासकार थे, लेखक थे, प्रोफेसर थे, ठीक है ना। इन्होंने राष्ट्र, देश की परिभाषा किस प्रकार व्यक्त की है, यह हमारे 2022 बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है ना। अर्नेस्ट रेनन के अनुसार कि देश कब बनेगा, जब समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। ऐसा क्षेत्र जिसमें एक समान भाषा के व्यक्ति रहते हो, एक समान नस्ल के व्यक्ति रहते हो, ठीक है, एक समान भाषा बोलने वाले व्यक्ति रहते हो, ठीक है। इनके माध्यम से एक राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, एक राष्ट्र लंबे प्रयासों और त्याग, निष्ठा का चरम बिंदु होता है। देश ऐसे ही नहीं बन जाता, देश को बनाने में क्या क्या चाहिए, लंबे प्रयास, त्याग, बलिदान और निष्ठा अर्थात लगन, देश के प्रति समर्पित भाव का होना आवश्यक है। इन सब के माध्यम से ही क्या बनेगा, एक राष्ट्र बनेगा। ठीक है ना, इन सब के माध्यम से क्या बनेगा बेटा, एक राष्ट्र बनेगा। ठीक है ना। अर्नेस्ट रेनन ने ये परिभाषा दी थी, ठीक है, और इन्होंने इस परिभाषा में ये चीज बताई थी। ये परिभाषा इन्होंने विश्वविद्यालय, सोर्बन विश्वविद्यालय में दिया था। इन्होंने एक व्याख्यान दिया था, सोर्बन विश्वविद्यालय में इन्होंने एक व्याख्यान दिया था और उस व्याख्यान में इन्होंने राष्ट्र को किस तरह से परिभाषित किया जाता है, इस पर व्याख्यान दिया था, जो बाद में किताबों और अखबारों में छापा गया था, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रवाद। ठीक है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है ना। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं बेटा, अपने देश के प्रति जो प्रेम की भावना होती है उसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। आपने देखा होगा, भारत का उदाहरण देते हैं तो भारत के कई महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे जो देश के लिए अपने प्राणों को त्याग चुके हैं, बलिदान कर चुके हैं। ठीक है ना, तो ऐसे क्रांतिकारियों में राष्ट्रवाद था या नहीं था, क्यों था, क्योंकि उनको देश के प्रति प्रेम, लगाव था या नहीं था। ठीक है ना, तो इसी को क्या कहा गया बेटा, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहा गया, राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है ना। अगला देखो, नेपोलियन के जन्म की बात करता हूं। अगर मैं नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था। ठीक है ना, नेपोलियन का जन्म कब हुआ बेटा, अगर हम क्वेश्चन आ जाए नेपोलियन का जन्म कब हुआ, तो 15 अगस्त 1769, ये लिखा हुआ। ठीक है ना, 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन का जन्म हुआ। नेपोलियन एक महान सम्राट था। क्या था, एक महान सम्राट था। इसने फ्रांस पर अधिकार शासन किया था। ठीक है ना, जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को
प्रभावित किया। इसने बहुत सारे काम किए थे, हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। नेपोलियन संहिता जैसे काम किए थे, ठीक है ना। और उनके माध्यम से इसने पूरे यूरोप को क्या किया था, देखो इसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से यूरोप के इतिहास को क्या किया, प्रभावित किया, ठीक है ना। नेपोलियन ने अपने व्यक्तित्व और कार्यों से यूरोप के इतिहास को क्या कर दिया बेटा, प्रभावित किया था, ठीक है ना। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे नेपोलियन ने, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें नेपोलियन के कार्यों की, तो सबसे प्रमुख काम था बेटा, इसने राजतंत्र को समाप्त करके प्रजातंत्र की स्थापना पर जोर दिया था, संविधान के अनुसार चलने वाले शासन पर जोर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें। देखो आगे, अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही ये सेनापति बन गया था। कितने वर्ष की आयु में नेपोलियन सेनापति बना था बेटा, 24 वर्ष की आयु में। अपनी योग्यता के दम पर नेपोलियन जो है बेटा 24 वर्ष की आयु में, ठीक है, सेनापति बन गया था। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेनाओं को जीत दिलाई थी और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली थी, ठीक है ना। जब वो सेनापति बना तो फ्रांस की तरफ से लड़ता था और उसने सेनापति के पद पर रहते हुए फ्रांस को अनेक युद्धों में विजय दिलाई थी, जीत दिलाई थी, विजय प्राप्त कराई थी, ठीक है ना। और इसने इसी कारण से लोकप्रियता भी हासिल की थी, ठीक है बेटा। फिर इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया, ठीक है ना। नेपोलियन सेनापति से क्या बन गया, शासक बन गया, ठीक है ना। क्यों बन गया, क्योंकि इसने फ्रांस के लिए अनेक युद्ध लड़े, उन युद्धों में विजय प्राप्त की। सेनापति होता, सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है, और बाद में जाकर के यही फ्रांस का क्या बन गया, शासक बन गया। मैंने आपको पहले बता दिया था ये। अगला देखो बेटा, राष्ट्रवाद। एक नया शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, राष्ट्रवाद। मैं बार बार कह रहा हूं, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद देश के प्रति प्रेम की भावना है, लेकिन इस शब्द का जन्म कहां से हुआ है, इधर देखो। उदारवाद, इसमें राष्ट्रवाद में हम आगे बढ़ के बात करते हैं, तो हमारा अगला टॉपिक आ जाता है उदारवाद, ठीक है। उदारवाद, उदारवाद यानी लिबरलिज्म। लिबरलिज्म शब्द जो है बेटा, यह लातिनी भाषा के मूल शब्द लीबर पर आधारित है। किस पर आधारित है, लीबर पर। लिबरलिज्म शब्द किस पे आधारित है, लातिन भाषा के मूल शब्द लीबर पर आधारित है, और इसका अर्थ होता है आजाद, ठीक है ना, पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता या आजाद। हम इसे आजाद भी बोल सकते हैं। आजाद का मतलब भी स्वतंत्र ही होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, स्वतंत्र या आजाद होता है, ठीक है। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आजादी, कानून के समक्ष बराबरी या समानता, ठीक है ना। मध्यम वर्ग के लिए, किसके लिए बेटा, मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ क्या था, ठीक है ना। पहला, व्यक्ति के लिए आजादी, ठीक है ना, क्या था, व्यक्ति के लिए आजादी, और दूसरा था कानून के समक्ष बराबरी, ठीक है ना। किसके लिए, नए मध्यम वर्ग के लिए। उदारवाद का क्या अभिप्राय माना गया है बेटा, व्यक्ति के लिए आजादी, और दूसरा क्या है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। ठीक, इसके लिए उन्होंने कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया, उदारवाद, ठीक है बेटा। अब एक बात ध्यान रखना, यहां पर उदारवादी जो व्यक्ति हैं वो क्या कह रहे हैं, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या होंगे, बराबर होंगे, परंतु ये सभी के लिए समानता के पक्ष में नहीं थे। उदारवादी सभी के लिए
समानता के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। यह महिलाओं को मताधिकार के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। तो फिर कहां समानता आई बेटा? ठीक है ना, ये महिलाओं को मताधिकार के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, क्यों नहीं थे? क्योंकि इनका कहना था या मानना था कि महिलाएं जो होती है वह अपने पिता और अपने पति के निर्देशानुसार चलती है। ठीक है ना, अर्थात इनका मानना था कि महिलाएं अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करती है। ठीक है, और वह अपने पिता और पति के निर्देशानुसार ही कार्य करती है, इसलिए यह महिलाओं को मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। ठीक है ना, और इसी कारण से जब नेशनल असेंबली का चुनाव किया गया, फ्रांस में जब नेशनल असेंबली का चुनाव किया गया बेटा, तो महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया था। ठीक है ना, जर्मनी के जब नेशनल असेंबली का को बनाया गया था, चुनाव किया गया था, उस समय भी महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया था। महिलाओं को केवल दर्शकों की तरह पीछे खड़े होने का अधिकार दिया गया था। ठीक है ना, क्लियर? अगला हमारा टॉपिक है बेटा निरंकुशवादी। इसके नाम से पता लगता है निरंकुश, जिस पर किसी का कोई अंकुश न हो। ठीक है, ऐसा शासन व्यवस्था या ऐसा साम्राज्य जिस पर किसी का कोई अंकुश न हो, या ऐसा राजा जिस पर किसी का कोई अंकुश न हो, उसे हम क्या बोलेंगे? निरंकुश। ठीक है, इधर देखो, निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर, ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ठीक है, निरंकुशवाद का मतलब क्या होता है बेटा? जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, उसे हम क्या बोलेंगे? निरंकुशवाद। क्या बोलेंगे? निरंकुशवाद। क्लियर? अगला टॉपिक है बेटा हमारा जनमत संग्रह। जनमत, जनता के अनुसार किया गया मतदान, ठीक है, या जनता के द्वारा किया गया संग्रह क्या होगा? जनमत। जनमत, जनता के मत से जो चुनाव होता है उसको बोलते हैं हम जनमत। क्लियर? इधर देखो, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र पर सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, इधर देखो, एक प्रत्यक्ष मतदान मतलब जिसमें जनता स्वयं सीधे भाग ले रही है, उसे हम बोलेंगे एक प्रत्यक्ष मतदान, जिसके द्वारा, ठीक है ना, इस मतदान के द्वारा एक क्षेत्र में पर सारी जनता से, ठीक है ना, किसी प्रस्ताव को, ठीक है, स्वीकार या अस्वीकार, किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए जो पूछा जाता है, ठीक है, सलाह ली जाती है, उनका विचार व्यक्त किया जाता है, मतलब उनके विचार एकत्रित किए जाते हैं, उनके मत का संग्रहण किया जाता है, उसे हम बोलते हैं जनमत संग्रह। क्या बोलेंगे बेटा? उसे हम जनमत संग्रह। क्लियर? ठीक है, अगला देखो, यूटोपिया। यूटोपिया जो है बेटा, यह, इसका मतलब होता है कल्पना दर्श। इसका मतलब क्या होता है? कल्पना दर्श, अर्थात इसके नाम से पता लग रहा है जिसमें कल्पनाएं की गई हो, जिसमें क्या की गई हो? कल्पनाएं की गई हो, उसे बोलते हैं यूटोपिया। अब यूटोपिया एक ऐसा कल्पना दर्श है बेटा
जिसमें एक ऐसे समाज की कल्पना की गई है जिसका संभव होना कभी भी संभव नहीं है, जिसका संभव होना कभी भी फ्यूचर में संभव नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसे समाज की स्थापना करना जिसका संभव होना कभी भी संभव ना हो। देखो इधर, ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कल्पनादर्श। ठीक है ना। फ्रेडरिक सरयू, मैं आपको इसका कल्पनादर्श के बारे में बता देता हूं। फ्रेडरिक सरयू ने एक चित्र बनाया है। ठीक है, उस चित्र में बताया है कि जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, सभी के व्यक्ति एक कतार में चल रहे हैं। सभी के व्यक्ति क्या कर रहे हैं? एक कतार में चल रहे हैं और ऊपर से फरिश्ते, ईसा मसीह आदि उनको देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? उन सबको देख रहे हैं। उन्होंने लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया है, सब आपस में हिल मिल करके कार्य कर रहे हैं, आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। तो ऐसी कल्पना जिनका संभव होना क्या है? असंभव है। ठीक है ना। ऐसी कल्पना जो कभी संभव नहीं हो सकती, उसे क्या कहा गया बेटा? यूटोपिया। ठीक है, कल्पनादर्श। ठीक है, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग क्या है बेटा? असंभव है, जो संभव हो ही नहीं सकता कभी, उसे क्या कहा गया? यूटोपिया। क्लियर? रूमानीवाद अगला टॉपिक है बेटा, रूमानीवाद। रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन है। ठीक है ना। रूमानीवाद क्या है बेटा? एक सांस्कृतिक आंदोलन है। इस आंदोलन में लोकगीत, लोक काव्य, लोक नृत्य, ठीक है ना, इनके माध्यम से व्यक्तियों में राष्ट्रवाद का विकास किया गया है। ठीक है ना। इधर देखो, रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन, मैंने आपको बोला था ये एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन है जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करता है, जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का क्या करता है बेटा? विकास करता है। अब खास तरह की राष्ट्रीय भावना क्या होगी? ठीक है, तो रूमानीवाद में बेटा लोक संस्कृति, लोक नृत्य, लोक संगीत, एवं स्थानीय भाषा, ठीक है ना, एवं स्थानीय भाषा आदि के माध्यम से व्यक्तियों में राष्ट्रीय भावना का विकास किया जाता है। किसमें? रूमानीवाद में। रूमानीवाद में व्यक्तियों में एक खास तरह की भावना से राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया जाता है। और वो खास तरह की भावना कौन सी है? लोक संस्कृति, लोक नृत्य, लोक संगीत और स्थानीय भाषा के माध्यम से व्यक्तियों में राष्ट्रीय भावना का जब विकास किया जाता है बेटा, तो उसको बोलते हैं हम रूमानीवाद। क्या बोलते हैं उसे हम? रूमानीवाद। क्लियर? अगला देखो बेटा, जुंकर्स। अगला टॉपिक क्या हमारा? जुंकर्स। जुंकर्स क्या होते थे? प्रशा की एक खास या प्रशा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम है जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल होते थे। ठीक है ना। जुंकर्स क्या है बेटा? जमींदारों का एक बड़ा समूह, बड़े बड़े जमींदार शामिल होते थे इसमें। ठीक है ना। ये एक सामाजिक श्रेणी है। क्या ये एक सामाजिक श्रेणी है? जुंकर्स क्या है? एक सामाजिक श्रेणी है जिसमें बड़े बड़े कौन? जमींदार, जिसमें
बड़े बड़े जमींदार शामिल होते थे। जुंकर्स क्या है बेटा? एक सामाजिक श्रेणी है जिसमें प्रजा के बड़े बड़े जमींदार शामिल होते थे। उसे क्या बोलते हैं? इसे समूह को जुंकर्स। क्लियर? ऐसे समूह को जुंकर्स कहते हैं। इधर देखना बेटा, निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका, ये सभी राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण पॉइंट है। राष्ट्रवाद के विकास के लिए कौन कौन से तत्व उत्तरदायी है? निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा और शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका, ये सभी किसके लिए? राष्ट्रवाद के लिए। उत्तरदायित्व है। राष्ट्रवाद के लिए कौन कौन उत्तरदायित्व है? निरंकुश शासन व्यवस्था। अगर राजा का शासन जनता के प्रति होता तो व्यक्ति में राष्ट्रवाद की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, उदारवादी विचारों का प्रसार। ठीक है, अगर व्यक्तियों में उदारवादी की भावना नहीं आएगी तो वो राष्ट्रवाद क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना बेटा। उदारवाद में आपको समझा चुका हूं। ठीक है, उदारवाद का मतलब क्या है? आजादी, स्वतंत्रता। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को बंधक बना के रखा जाएगा तो वो हमेशा क्या चाहेगा? कि वो स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए। ठीक है ना, तो उसमें उदारवादी विचारों का प्रसार होगा। ठीक है ना, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, ठीक है ना, इन सब का भी होना राष्ट्रवाद के लिए आवश्यक है। ठीक है ना, शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका, और इन सब के माध्यम से ही व्यक्तियों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है। इधर देखो बेटा, अगर हम बात करें यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास, कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे कैसे आगे बढ़ा, तो सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति हुई। पहला क्या हुआ था बेटा? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। 1789 में। ठीक है। दूसरा, नागरिक संहिता, नेपोलियन के द्वारा नागरिक संहिता बनाई गई, जिसे नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। इस चैप्टर में हम सभी टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। फिर क्या, वो कब बनी थी? 1804 में। ठीक है ना। नागरिक संहिता का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन ने। ठीक है ना, इसलिए इसे नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। क्लियर। फिर तीसरा पॉइंट है, इसमें हम तीसरा टॉपिक है बेटा, वियना की संधि। वियना की संधि क्यों हुई? नेपोलियन को हराया था। जिन देशों ने मिलकर के नेपोलियन को हराया था, उन्होंने संगठित होकर के एक सम्मेलन का आयोजन किया वियना नामक स्थान पर, जिसे वियना संधि के नाम से जाना जाता है। ये 1815 में हुई थी। कब हुई थी? 1815 में। चौथा है बेटा, उदारवादियों की क्रांति। ये 1848 में हुई थी। उदारवादियों की क्रांति कब हुई? 1848 में। जर्मनी का एकीकरण 1866 से लेकर के 1871 तक। ठीक है ना। इस समय पर जर्मनी के एकीकरण का समय था। इस समय संपूर्ण क्षेत्र, मतलब इस पूरे समय में जर्मनी के एकीकरण का कार्य किया गया था। और उसके बाद में है बेटा इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण जो है बेटा, वह 1859 से 1871 के मध्य चला था। इन सब टॉपिकों पर हम चर्चा इस चैप्टर में करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे सभी टॉपिकों को। ये तो हमने एक टॉपिक में बताया आपको। ठीक है।
इधर देखो, हमारा अगला टॉपिक है बेटा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो बेटा किसी भी देश में राष्ट्रवाद के विकास के लिए कुछ चीजें आवश्यक होती है, जैसे सामूहिक पहचान की भावना। ठीक है, जैसे हम भारत के व्यक्ति अपनी सामूहिक पहचान भारतीय के रूप में बताते हैं या नहीं बताते हैं। ठीक है, तो हम सामूहिक मतलब सभी, क्या हम अपनी जाति धर्म के आधार पर अपने आप को प्रदर्शित करते हैं क्या? नहीं। हम किस रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं? भारतीय के रूप में। एक सामूहिक पहचान हुई या नहीं हुई? हर भारत में रहने वाला व्यक्ति भारतीय होगा नहीं होगा? अगर वो अपनी पहचान इस आधार पे करेगा तो सभी व्यक्ति आपस में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? अगर मान लो बेटा हम अपनी पहचान जाति धर्म के आधार पर बताएंगे तो क्या दूसरा जाति या धर्म का व्यक्ति जुड़ेगा क्या हमारे से? नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर हम भारतीय बताएंगे तो सब आपस में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? जुड़ेंगे ना। ठीक है, तो इधर देखो, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान का होना आवश्यक है। पहला टॉपिक, पहला क्या हो गया हमारा? सामूहिक पहचान। ठीक है, दूसरा है बेटा संस्कृति, सामूहिक संस्कृति। तीसरा है परंपरा। तीसरा क्या? ये दूसरा संस्कृति, तीसरा परंपरा। आदि का समान होना मतलब एक जैसा होना। अगर हमारा ये तीनों चीजें एक समान होगी तो व्यक्ति आपस में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? जुड़ेंगे ना। सामूहिक पहचान अगर व्यक्तियों की एक समान होगी, एक जैसी होगी, तो आपस में सभी का जुड़ाव होगा। सभी की एक जैसी संस्कृति होगी तो उनका जुड़ाव होगा। मान लो मैं आपसे कहूं कि गुजरात, या एक उदाहरण दे रहा हूं मैं भारत का आपको, गुजरात में रहने वाला व्यक्ति अपने आप को अगर गुजराती के रूप में प्रदर्शित करेगा, महाराष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति अगर अपने आप को मराठी के रूप में प्रदर्शित करेगा, तो क्या उनमें जुड़ाव होगा? क्या नहीं होगा। ठीक है ना। तो संस्कृति, हमारी संस्कृति भी एक जैसी होनी चाहिए, हमारी परंपराएं भी क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। क्लियर? ठीक है बेटा, अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे बेटा। निशांस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहिए, आपका भविष्य उज्जवल रहेगा।